अभी तक हम अकाउंटिंग का नॉर्मल बेसिस आपको बताएं, ठीक। अब ऐसा ऐसा टॉपिक्स क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा हम उसको डील करेंगे, ठीक ना। सबसे पहले समझना है कि जो जब हम अकाउंटिंग करते हैं, ठीक ना, अकाउंटिंग का सिस्टम क्या होता है। देखिए, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दो तरह का होता है, ठीक ना। आपको सबसे पहले बताए थे कि अकाउंटिंग में जो शुरुआत जो होता है, जिसको हम लोग जर्नल लेजर कहते हैं, ठीक ना, वो आपका बुक कीपिंग होता है, ठीक। तो बुक कीपिंग में जो सिस्टम होता है, जब हम यानी कि बुक कीपिंग का जो फर्स्ट स्टेप होता है जर्नल होता है। अब देखिए, तो जब हम इसको मतलब अकाउंटिंग सिस्टम में लाना चाहते हैं तो दो तरह का सिस्टम में हम इसको रखते हैं। एक होता है जो जिसको बोलते हैं हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम, यानी सिंगल सिस्टम को हम उसमें एंट्री करते हैं। जैसे जब आप देखते होंगे कि दवाई की दुकान पर जाते होंगे या कोई चीज़, तो आप देखते होंगे कि दो तरह का रजिस्टर रखता है। एक रजिस्टर में कि जो आप दवाई लेते हैं, ठीक ना, उस दवाई के बारे में लिखता चला जाता है, ठीक। दूसरा जो है एक बुक्स रखता है जिसमें अगर किसी को उधार दिए हैं तो वो लिखा हो जाता है, बाकी और कुछ एक्स्ट्रा नहीं रखता है, ठीक। जो अपना लाया सामान, जो सामान खरीदा टोटल रुपया दिया, फिर सामान को जो बेचा, बाकी जो उसके गला में रखा हुआ रुपया है, यानी जो उसका कैश काउंटर पे रुपया है, बस उसके हिसाब से वो उसको समझता है ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा लॉस, ठीक। तो इसमें हमेशा एक ही एस्पेक्ट को काउंट किया जाता है, ठीक ना। इसी कारण से इसको तो ये इस टाइप के जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। अब देखिए, सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है, ये चीज समझिए। सिंगल एंट्री सिस्टम में ये वैलिड होता नहीं है। आप कहीं भी जाइएगा बैंक के पास या किसी के पास, तो ये इसको ऑथेंटिकेट मानता नहीं है, ठीक ना। ये इसमें मेरिट्स क्या होता है कि आसानी से बन जाता है। कोई भी आदमी कितना पढ़ा, कम भी पढ़ा लिखा हुआ होगा, नॉमिनली जो बिजनेस चला रहा है, चलो वो अपना खाता वही मेंटेन कर लेता है। इससे कोई मतलब ये नहीं पता चलता है कि मतलब एक सर्टेन डेट में एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन क्या है वो नहीं पता चलता। ये कुछ इसका डिमेरिट्स होता है। उसके बाद एक जो सिस्टम होता है उसको हम लोग कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, ठीक। तो देखिए, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, तो याद रखिए, ये जो होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का एक नॉर्म्स होता है, एक सिस्टम होता है, ठीक। इसमें कहता है कि जब भी हम कोई तरह का बिजनेस करते हैं तो दो एस्पेक्ट यानी दो पक्ष हमेशा प्रभावित होता है। जैसे अगर आप दुकान पे सामान खरीदने गए या आप दुकानदार हैं, दवाई का दुकान है, आप वहां बैठे हो, तो कोई भी आदमी आपके पास आए दवाई लेने के लिए, तो या तो आप उसको नगद में बेचिएगा यानी उसको कैश सेल कीजिएगा, या उसको उधार में यानी क्रेडिट सेल कीजिएगा, ठीक। अब देखिए, तो जब आप दवाई बेच रहे हैं, नगद में बेच रहे हैं, तो आप उसको आपको कैश दिया, उसके बदले आप दवाई दे रहे हैं, यानी कि दो एस्पेक्ट हो गया। एक तो कि आप दवाई दे रहे हैं, दूसरा आपके पास कैश आया। सेकेंड कंडीशन है कि आपको कैश नहीं दिया, आपसे उधार ले गए। तो एक तो कि मेडिसिन आपके पास चला गया, फर्स्ट एस्पेक्ट हो गया। सेकेंड एस्पेक्ट क्या हो जाता है कि आप जो उधार जो पैसा नहीं दिया लेकिन जो सामान ले गया, एक वो पक्ष होता है, ठीक। तो डबल एंट्री सिस्टम हमेशा, अब जैसे कि मान लीजिए आप भी किसी को ऑर्डर दिए, तो हो सकता है आप पैसा उस समय पेमेंट नहीं किए, है ना, या आप पैसा उसको आप पेमेंट कर दिए, पैसा पेमेंट कर दिए, वो आपको सामान डिलीवर कर दिए, तो आपके पास सामान आया, उसके बदले आप पैसा दिए। हो सकता है आप पैसा उसको नहीं दिए होंगे, तो वो क्या है कि आप उसको पैसा जब नहीं दिए होंगे तो आप उधार लिए, इसका मतलब, ठीक है। तो आपके पास मेडिसिन आया, ठीक, मेडिसिन के साथ साथ आपका जो उधार लिए है वो आपका लायबिलिटी के रूप में बढ़ा। तो एक चीज शायद क्रेडिटर और डेबिटर के बारे में हम आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। ऐसे भी क्रेडिटर का मतलब क्या कि जिससे हम गुड्स क्या लेते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, ठीक ना, परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट, ठीक ना।
डेटर का किसको कहते हैं, जिसको गुड सोल्ड करते हैं, ठीक ना, ऑन क्रेडिट, जिसको उधार में बेचते हैं सामान, ठीक ना, उसको डेटर कहते हैं। और जिससे डेटर को हिंदी में देनदार भी बोला जाता है, ठीक ना, क्रेडिटर को लेनदार भी बोला जाता है, ठीक। अब चलिए, तो डबल एंट्री सिस्टम का जो कंडीशन होता है उसमें दो सिस्टम होता है, ठीक। एक को हम डेबिट के रूप में शो करते हैं, एक को हम क्रेडिट के रूप में शो करते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीआर भी कहते हैं, इसको सीआर कहते हैं। नॉमिनल वे में समझ लीजिए, ठीक। तो ये आपका डबल एंट्री सिस्टम हो गया। थोड़ा थोड़ा इसका एडवांटेज जिसे देखिए, डबल एंट्री सिस्टम क्या हो गया कि ये जो सिस्टम होता है ये ऑथेंटिकेट सिस्टम होता है, यानी ऑथोराइज सिस्टम होता है, ठीक ना, जिस पर कहा जाता है कि आप इसी सिस्टम पर आपको अकाउंटिंग करना है, ठीक। इसका बेनिफिट क्या होता है कि पहला कि आपका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड आपके पास होता है, सारे आपका इंफॉर्मेशन होता है, किसको आप कितना उधार दिए, किससे आप कितना खरीदे, उधार खरीदे, कितना आप बेचे, आपके पास कितना स्टॉक बचा हुआ है ना, ये सब आपका इंफॉर्मेशन आपको इससे पता चलता है, ठीक। किस महीने में आप कितना पेमेंट किए, किस महीने का ड्यूज है, किस महीने का आप एडवांस दिए है ना, ये सब कंडीशन इसमें पता चलता है। अब देखिए, तो डबल एंट्री सिस्टम अगर इनिशियल लेवल पर कहिएगा, यानी बुक कीपिंग का सिस्टम है, तो इसका साधारण जानकारी रखने वाला भी आदमी बुक कीपिंग कर लेता है। लेकिन अकाउंटिंग जो करना होता है, अकाउंटिंग में बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। उसके अलावा आप कंपनी लॉ में जो आपका दिया हुआ है, ठीक ना, कंपनी लॉ का सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ता है। इसके अलावा जो आईसीआई का गाइडलाइन है या उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो दिया गया है, ठीक ना, उसके बाद उसके आधार पर भी, ठीक ना, सारे सिस्टम को समझते हुए उसको आगे करना होता है। अगर आप टैक्सेशन के रूप में, तो बहुत सारा टैक्सेशन में ऐसा भी एक्सपेंस होता है या इनकम होता है जो कि आप नॉमिनली अकाउंटिंग जब अकाउंटिंग करते हैं, यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारा चीज़ आप एडजस्ट करते हैं। लेकिन आप टैक्सेशन जब मतलब टैक्सेशन का जो थर्ड हेड होता है, ठीक ना, ये बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक ना, जब उसके आधार पर जब आप फाइल करते हैं टैक्सेशन, तो वहाँ पर बहुत सारा जो है, जो यहाँ की यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग कोई प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आप डाले हुए हैं, लेकिन वहाँ बहुत सारा चीज़ को आप डिडक्ट करना पड़ता है या फिर एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है, ठीक ना। तो अब इसके लिए आपको अकाउंटिंग इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, है कि नहीं। यानी कि इसके लिए क्या होना चाहिए, स्पेशलाइज नॉलेज होता है। ये एक्सपेंसिव भी होता है, ठीक ना, क्योंकि इसके लिए आपको अलग से एक मतलब जो खाता बही को मेंटेन करे वो सिस्टम, उसके लिए आपको रखना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, ठीक ना। ये बेसिकली छोटे इंटरप्राइजेस के लिए नहीं होता है, ये हमेशा मतलब ये बड़े इंटरप्राइजेस के लिए भी, बड़े इंटरप्राइजेस के लिए होता है, ठीक। लेकिन इसका फायदा क्या है, इसका फायदा है कि सारे इंस्टीट्यूशन, चाहे बैंक हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, है ना, सब जगह ये क्या है, इसको मतलब रेकमेंड किया जाता है। और ये सिस्टम अगर मतलब यही सिस्टम वो लोग फॉलो करता है। और क्लाइंट से भी जब आप अगर लोन लेना चाहें या किसी से सहायता लेना चाहें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक ना, तो फिर आपको बहुत आसानी हो जाती है। इसके अलावा आप जो स्टॉक एक्सचेंज में जो होता है, तो फिर कोई कंपनी, तो वो सारा सिस्टम जो होता है प्रॉपर वे में आपको मेंटेन करना होता है, ठीक। ये आप समझ गए होंगे ये सिस्टम। इस कहीं कहीं होता है कि आप चाहिए जो हम अकाउंटिंग करते हैं, ठीक ना, वो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग समझते हैं। ये सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हो गया, अब बेसिस ऑफ अकाउंटिंग समझते हैं। तो अकाउंटिंग का बेसिस क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, ठीक। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, एक अकाउंटिंग जो होता है वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है। कौन सा अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है कि इसमें वही एलिमेंट दिखाया जाता है जो या तो कैश में परचेज किया गया है या कैश में सेल्स किया गया है, या कोई भी तरह का एक्सपेंस जो उसको कैश में किए हैं, कोई भी तरह का इनकम जो हमको कैश में आया है, ठीक।
ये सारा सिस्टम जो होता है वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है। ठीक, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग क्या जानते हैं, कैश बुक। ठीक, ये आपका ईपीएफओ का मतलब इस तरह का क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग, है ना। उसके बाद एक होता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक, और अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओस है, तो वो जो बनाती है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है। ठीक ना, तो ये जो होता है वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है। ठीक, अब चलिए ये आपका कैश बेसिस होता है, मतलब इसमें जो भी कैश का इनफ्लो हो रहा है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है, उसी आधार पर यह बनता है। इसके अलावा दूसरा जो आपका होता है वो होता है अक्रूवल बेसिस। ठीक, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है सो समझिए, यानी जिस पीरियड से जिस पीरियड के दौरान का हम जो ये जो पूरा सिस्टम तैयार करते हैं, है ना, वो आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है। ठीक, अब देखिए अकाउंटिंग पीरियड जो होता है एक अलग तरह का, एक फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक, अकाउंटिंग ईयर होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है ना। जैसे आप ये देखते होंगे कि बहुत सारे जो बिजनेसमैन होते हैं, व्यापारी होते हैं, वो जब दीपावली के समय होता है, ठीक ना, दीपावली के समय से अपना खाता वही चेंज करते हैं। ठीक ना, तो दीपावली से दीपावली जो उनका सिस्टम चलता है वो आपका अकाउंटिंग ईयर होता है। इस तरह से नॉमिनल वे में समझिए। कुछ जो होते हैं वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच का अपना पीरियड को मानते हैं। ठीक, वो उनका अकाउंटिंग ईयर होता है। एक होता है कि जो कि सिस्टम मतलब चूंकि बैंकिंग सिस्टम है ये का एक उसको उसके साथ एक मतलब जनरलाइज करने के लिए, ठीक ना, जो माना जाता है कि 1 जनवरी 1 अप्रैल से लेकर हर एक महीना 31 मार्च के बीच का जो पीरियड होता है, ठीक ना, वो जो होता है तो बहुत सारा इस तरह से भी मेंटेन करता है। ठीक है, तो मोस्टली जो है इसी रूल को फॉलो करते हैं। ठीक ना, इसको फाइनेंशियल ईयर भी कहा जाता है। ठीक, उसमें कोई दिक्कत, यानी कि जो भी आपका अकाउंटिंग पीरियड है उसके दौरान ड्यूरिंग दैट पीरियड जो भी तरह का आपका एक्सपेंस हुआ है, ठीक ना, जो भी तरह का एक्सपेंस आपको हुआ है वो एक्सपेंस वेदर दैट इज कैश और ऑन क्रेडिट, ठीक ना, या तो वो नगद है या फिर वो उधार है, ठीक ना, लेकिन वो बट दैट इज फॉर दैट अकाउंटिंग पीरियड, स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड, ठीक ना, तो उसका जो आप ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट आपको उसी अकाउंटिंग पीरियड में करना होता है। ठीक ना, चाहे वो आप सपोज कीजिए, जैसे आप ये देखिए, मान लीजिए 1 अप्रैल से आपका शुरू हुआ 31 मार्च के बीच। ठीक, हो सकता है मार्च का आप रेंट नहीं दिए होंगे, शायद प्रीवियस क्लास में हम आपका आउटस्टैंडिंग प्रीपेड के बारे में बताया। मार्च सपोज कीजिए 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच की बात। हो सकता है मार्च का आप जो रेंट जो है आपका ड्यू है, यानी कि आप मार्च का रेंट नहीं दिए हैं। ठीक ना, तो उस स्थिति में अगर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जब हम करेंगे तो वहां पर मार्च का रेंट इसके साथ हम नहीं दिखाते हैं। लेकिन चूंकि इससे कहता है कि आपका जो सिस्टम है, ठीक ना, या अब हो सकता है कि जो यहाँ 1 मार्च को है, ठीक ना, 1 मार्च को हम जब आगे हम अकाउंटिंग करने लगे थे तो हो सकता है कि हम अप्रैल और मई का जो पैसा है, ठीक ना, अप्रैल मई का पैसा हो सकता है हम इस दौरान मार्च में ही दिए होंगे, तो ये 2 महीना का यहाँ नहीं दिखेगा।
ठीक है ना। तो कहता है कि सही प्रेजेंटेशन जो है आपका, जो अकाउंट्स है, अकाउंट्स का सही प्रेजेंटेशन नहीं होता है, ठीक ना। इसी कारण से मोस्टली जो है या प्रीफर भी किया जाता है, ठीक ना, कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को ही प्रीफर किया जाता है। तो देखिए मार्च का रेंट ड्यू है, अब ये मार्च का रेंट तो इसी पीरियड का है, ठीक ना। तो ये जो ड्यू हो गया है, जिसको हम लोग आउटस्टैंडिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग भी बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक। तो क्या करते हैं, ये जो रेंट है, रेंट के साथ हम इसको क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत, इस तरह का सिस्टम होता है। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि अगर वो चाहे वो कैश में हो, चाहे वो अदर देन कैश हो, लेकिन अगर वो उस अकाउंटिंग पीरियड का है, ठीक ना, तो आपको उसी के साथ एडजस्ट करना है, ठीक। अब चलिए, एक हो गया ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और कैश बेसिस ऑफ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक हो कंसेप्ट। अब चलते हैं हम लोग बात करते हैं कंसेप्ट के बारे में, ठीक ना। कंसेप्ट्स क्या होता है, कंसेप्ट्स जो होता है कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता है, जो कहता है कि जब आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अकाउंटिंग में आप उस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को आपको मानना चाहिए, ठीक ना। जैसे देखिए, जैसे पहला है कि अकाउंटिंग ईयर कंसेप्ट, पहला नंबर है कि अकाउंटिंग ईयर जिस पीरियड का है, मतलब जो एक, अब देखिए सबसे पहले समझिए गोइंग कंसर्न के बारे में। गोइंग कंसर्न कुछ जो है इसके बारे में बराबर पूछा जाता है, जैसे गोइंग कंसर्न हो गया, मैचिंग हो गया, क्या बोलते हैं मटेरियलिटी हो गया, है ना, फिर ये एक्रूअल बेसिस हो गया, ये सब के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। बाद में जब हम क्वेश्चन डील करेंगे उस समय भी बताएंगे। तो देखिए, जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो मान कर ये चलते हैं कि ये जो हम जो बिजनेस चला रहे हैं, ये बिजनेस जो है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चला रहे हैं, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चला रहे हैं। ये नहीं कि आज शुरू किए और कल बंद कर देते हैं, ठीक ना। इसी कारण जो कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, वो इस एक्सपेंसेस जो होते हैं उसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम उसको एडजस्ट करते हैं। जैसे अगर आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो, है ना। तो ये सब जो होता है, या पार्टनरशिप में आप जो गुडविल का अकाउंट खोलते हैं, है ना, गुडविल हो, ठीक ना, इस तरह का जो भी चीज होता है, ठीक ना, उसको जब हम राइट ऑफ करते हैं, यहाँ राइट ऑफ बोल रहे हैं ना, जो तो इसको अगर हम राइट ऑफ करते हैं तो राइट ऑफ हम ये मानकर चलते हैं कि आप जैसे बिजनेस स्टार्ट किए, है ना, आप कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो कंपनी स्टार्ट करने का पहले बहुत सारा लीगल फॉर्मेलिटीज होता है, उसके अलावा आर्किटेक्ट्स होता है, इंजीनियर्स होता है, वो सबको पेमेंट आप देते हैं, है ना, लीगल एडवाइजर को देते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देते हैं, जो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करता है उसको आप देते हैं पैसा, है ना। तो ये सब जो लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा खर्चा है, जिसका आपको बेनिफिट्स अगले कई सालों तक होता रहता है, ठीक ना। तो उस तरह का जो एक्सपेंस होता है, ठीक ना, उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहा जाता है। बेसिकली प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कंपनी का सिस्टम होता है, या कोई तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप जैसे कि आप ऐसा समझिए, आप जिस प्रेमिसेस में बिजनेस चला रहे हैं, ठीक ना, तो नॉर्मल टीयर हो रहा है, तो उसमें आप जो खर्च कर रहे हैं वो रिपेयर और मेंटेनेंस में चला जाता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा विशेष मेजर उसमें काम हो गया, ठीक ना, तो आप मेजर काम करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है, ठीक ना। तो ऐसे तो आप इसको आप मानकर चलिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालते हैं, ठीक ना। तो उस स्थिति में उसका बेनिफिट आपको कई सालों तक मिलता रहता है, ठीक ना। तो आप उसको, हाँ, अगर उसका जो, चलिए इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है, ये कहता है कि जब भी हम बिजनेस करते हैं तो ये आपका लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए
होता है। हम इसी बेसिस पर हम जो अकाउंटिंग करते हैं। अब देखिए इसके अलावा होता है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, अब देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है? अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल जो होता है वो आपका एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज के बराबर होता है। ऐसे भी चूंकि हम आपको पता होगा कि डबल एंट्री सिस्टम का जब हम करते हैं, ठीक ना, तो डबल एंट्री सिस्टम में एक पक्ष डेबिट होता है और एक पक्ष क्रेडिट होता है। इस आधार पर जो कैपिटल और लायबिलिटीज होगा वो हमेशा आपका एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज के बराबर होगा, ठीक ना। ये जब बैलेंस शीट हम जब बनाते हैं तो बैलेंस शीट में देखते होंगे हमेशा दोनों पक्ष बराबर होता है। अगर आप ट्रायल बैलेंस भी बनाते हैं तो दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। अगर कोई एक पक्ष कम है या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कम या ज़्यादा है यानी कहीं ना कहीं आप एरर हो रहा है, ठीक ना। एरर भी कई तरह का होता है, आप प्रिंसिपल एरर भी करते हैं, मैथमेटिकल एरर भी होता है ना। चलिए ठीक, तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच हो जाता है। थर्ड होता है मटेरियलिटी। अब देखिए मटेरियलिटी क्या होता है, तो देखिए कहा जाता है जैसे आप ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना रहे हैं ना, ट्रेडिंग या पीएल या बैलेंस शीट बना रहा हूं, तो अब देखिए 1 पेज 2 पेज 3 पेज बाकी कहा जाता है ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स भी बनाते हैं और साथ में गाइडेंस नोट लिखना होता है, ठीक। तो देखिए जब आप ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि A to Z इसमें सारा एक्सपेंस जो है आप हर एक अकाउंट्स को आप इसमें ओपन करके दिखाइएगा, ठीक ना, ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए अगर मान लीजिए सोच लीजिए रिलायंस अपना सारा एक्सपेंस का अकाउंट और बैलेंस यहाँ पर दिखाने लगे तो पता चलेगा कि उसका 10 20 पे 50 पेज में भी उसका पूरा नहीं हो पाएगा, है ना। तो क्या किया जाता है, ये मटेरियलिटी कंसेप्ट का था, जो कि मटेरियल एलिमेंट हो। मटेरियल एलिमेंट का मतलब हो गया कि जो मतलब मटेरियल एलिमेंट का सीधा मतलब समझिए, जो डिसीजन मेकर को के डिसीजन को इम्पैक्ट डालता है, प्रभावित करता है, ठीक ना, वो उसके डिसीजन को चेंज कर सकता है, ठीक ना, उस तरह के हर एक एलिमेंट को आपको यहाँ दिखाना है। तो इसमें डिसीजन मेकर कौन होगा सो समझ लीजिए, ठीक ना, वो उसको दिखाना पड़ेगा। डिसीजन मेकर के बारे में फिर हम आगे बात करेंगे। तो ये मटेरियलिटी यही होता है, मटेरियलिटी कंसेप्ट। मटेरियल एलिमेंट वो हर एक मटेरियल एलिमेंट को आपको इसमें दिखाना है, ठीक ना, या जो उसके डिसीजन मेकिंग को क्या करे, प्रभावित करता है, ठीक ना। ये मटेरियलिटी कंसेप्ट होता है। विशेष बाकी 5-6 जो एक्स्ट्रा है वो आपको नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, ठीक। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से जो भी पीएफओ की तैयारी करने वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ठीक है ना, अपने दोस्तों के बीच, अपने सर्किल के बीच। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।